दिस इज अजय फ्रॉम हाईटेक सुपरफास्ट इंग्लिश और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ 12th के 100 मार्क्स इंग्लिश का 5वां लेसन आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन है ये और इस लेसन को लिखा हुआ है बर्टन आर्थर विलियम रसेल ने। गाइस इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि गाइस अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ग्रामर और लिटरेचर दोनों पढ़ाता हूँ। आपको 12th की तैयारी करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कंप्लीट 12th की तैयारी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। जैसा ही इस लेसन का नाम देख रहे हैं, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी कि वो विचार जिसने मानव का मदद किया। कौन से विचार मानव का मदद किया? ये बात कब की हो रही है? जब इंसान जंगल में रहा करता था। ये बात तब की हो रही है कि आखिर कौन से विचार मानव का मदद किया जो आज यहां तक पहुंच चुका है। समझ में आ गया गाइस? इस लेसन को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानते हैं उस महान राइटर के बारे में, उस महान लेखक के बारे में जिन्होंने उतना अनुमान लगा करके इस लेसन को लिखा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। Arthur William Russell was born 1872 and he was died 1970। अर्थर विलियम रसेल का जन्म 1872 ईस्वी में हुआ था और उनका मृत्यु 1970 ईस्वी में हो गया था। वो एक ब्रिटिश फिलोसोफर थे, यानी दार्शनिक थे, हिस्टोरियन, इतिहासकार थे, मैथमेटिशियन थे, एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म और समाज सुधारक के लिए वो, यानी वो एक एडवोकेट थे, समाज सुधारक के लिए भी वो काम करते थे। पामिस्ट, शांतिवादी एंड ए प्रोमिनेंट रेशनलिस्ट ऑफ 12th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी के प्रमुख तर्कवादी भी थे। समझ में आ गया गाइस? वाज अ प्रोलिफिक राइटर, वो एक उपजाऊ लेखक थे। उपजाऊ लेखक हम उसको बोलते हैं जिनकी बातें सुन करके, जिनकी लेखन पढ़ करके हम लाइफ में कुछ अच्छा सीख सकें, देश को कुछ बेहतर मिल सके, ऐसे राइटर को हम प्रोलिफिक राइटर कहते हैं। ओके गाइस, He was also a commentator on a large variety of topic। विभिन्न विषयों पर वो टिप्पणी करने वाले भी राइटर थे, लेखक थे। कई विषयों पर उन्होंने टिप्पणी किया हुआ है। किस किस पे उन्होंने किया हुआ है? His comments on sex, उन्होंने टिप्पणी किया है सेक्स पर, किया है मैरिज, विवाह पर किया है, पॉलिटिक्स, राजनीतिक पर, रिलीजन, धर्म पर, साइंस, विज्ञान पर, फिलोसफी, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी मनोविज्ञान, फिलोसफी दर्शन शास्त्र, सोशलिज्म समाजवाद, एजुकेशन शिक्षा पर, क्रिस्ट, मार्क्स, बुद्धा एंड होस्ट ऑफ अदर टॉपिक आर पीथी एंड फुल ऑफ कैंडोमर। इन सभी विषयों पर उन्होंने तर्क दिया हुआ है, टिप्पणी किया हुआ है, जो पूर्ण रूप से अर्थपूर्ण है और स्पष्टता को दर्शाता है। ऐसा नहीं है कि उनके मन में जो बातें आया यूं ही उन्होंने टिप्पणी कर दिया, यूं ही उन्होंने बोल दिया, ऐसा नहीं है गाइस। वो जो भी बात बोलते थे उनके बातों में वो बातें अर्थपूर्ण होती थी और पूरी स्पष्टता को दर्शाता था। समझ में आ गया गाइस? इसीलिए ये सबसे महान लेखक थे। चलिए आगे देखते हैं। इन 1950 में रसेल वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। रसेल को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया लिटरेचर के लिए, इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वेरी सिग्निफिकेंट राइटिंग इन विच चैंपियंस ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स एंड फ्रीडम ऑफ थॉट्स। गाइज उनका जो महत्वपूर्ण लेखन है, जितने भी किताबें उन्होंने लिखी हुई है, उन्होंने मानवीय आदर्श और विचारों की आज़ादी का वो समर्थन करता है। यानी कि मानव के जितने भी विचार है उस सब विचारों को वो समर्थन करता है। आगे है एज वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट नो इंटेलेक्चुअल, यानी कि दुनिया के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, उन बुद्धिजीवी में से ये भी एक थे रसेल। रसेल्स वॉइस कैरीड ए ग्रेट मॉरल अथॉरिटी। रसेल की आवाज हमेशा नैतिकता के अधिकार के लिए उठा हुआ है। जब भी उन्होंने अपना आवाज उठाया वो नैतिकता के अधिकार के लिए उन्होंने उठाया हुआ है। ही वॉज ओरिजिनल एंड प्रोवोकेटिव इन हिज एटीट्यूड एंड क्लियर एंड फोर्सफुल इन हिज स्टाइल। तो गाइज वो अपने दृष्टिकोण से, यानी कि मौलिक और उत्तेजिक और अपने शैली में वो स्पष्ट और सशक्त व्यक्ति थे। हिज राइटिंग एम्फेसाइज रीजन, इंटेलिजेंस, ह्यूमन हैप्पीनेस, पीस एंड लिबर्टी। गाइस उन्होंने अपने लेखन में उन्होंने तर्क, बुद्धि, मानवीय सुख,
शांति और स्वतंत्रता पर बहुत ज़्यादा जोर दिया हुआ है। हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड, उनका जो मुख्य लेखन है, जो किताबें उन्होंने लिखा हुआ है वो है ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड लिमिट्स, अथॉरिटी एंड the individual has a main effect and fiction of my philosophical development, conquest of happiness, marriage and moral roads of freedom, in praise of idealness, why am I not a Christian। ये सबसे उनके महत्वपूर्ण किताबें हैं बर्टन रसेल का, जिन्होंने लिखा हुआ है। समझ में आ गया गाइस। तो ये था बर्टन रसेल के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसके बारे में हम लोग जाने। गाइस हम इस लेसन को शुरू करते हैं और पैराग्राफ फर्स्ट से हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। गाइस इसकी आप समझिएगा, बहुत शानदार लेसन है। तो पहला पैराग्राफ है इसका, बिफोर वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट वी मस्ट फॉर्म सम कंसेप्शन as to the kind of effect that we consider a help to mankind। तो इस विषय पर चर्चा करने से पहले, किस विषय पर चर्चा करने से पहले, तो जो लेसन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस विषय पर चर्चा करने से पहले हमें अपने मन में एक अवधारणा यानी कि एक कल्पना यानी एक विचार बनाना होगा। सबसे पहले क्यों विचार बनाना पड़ेगा वो आगे आपको पता चल जाएगा। अवधारणा क्या है? एज टू द काइंड ऑफ इफेक्ट दैट वी कंसिडर ए हेल्प टू मैनकाइंड। तो वो प्रभाव जिसने मानव का मदद किया। कौन सा प्रभाव मानव का मदद किया, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ध्यान देंगे, आर मैनकाइंड हेल्प व्हेन दे बिकम मोर इनर्मस। अब अवधारणा ये है, पहला फैक्ट ये है कि क्या मानव का मदद तब किया जाता है जब उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब ज़्यादा संख्या में वो लोग हो जाते हैं तब उनका मदद होता है। और व्हेन दे बिकम लेस लाइक एनिमल, और जब उनकी संख्या जानवरों के जैसा कम हो जाता है। और व्हेन दे बिकम हैप्पियर, और जब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और व्हेन दे लर्न टू इंजॉय अ ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर तब जब वो ज़्यादा खुश रहना वो सीख लेते हैं। और व्हेन दे कम टू नो मोर, और जब वो ज़्यादा जानने की इच्छा करते हैं। और व्हेन दे बिकम मोर फ्रेंडली टू वन अनदर, और जब वो एक दूसरे से ज़्यादा मित्रवत हो जाते हैं। आई थिंक ऑल दीज थिंग्स कम इन टू आवर कंसेप्शन ऑफ वाट हेल्प मैनकाइंड एंड आई विल से ए प्रीलिमिनरी वर्ड अबाउट देम। तो मेरे ख्याल से ये सभी चीज़ें जो ऊपर की बातें बताई गई है, ये सभी चीज़ें हमारे दिमाग में आता है कि ये सभी चीज़ें इसने मानव का मदद किया होगा। तो इसके प्रारंभिक में मैं एक शब्द कहना चाहूँगा, और वो शब्द है आपका पैराग्राफ 2 में, द मोस्ट इंडुबिटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड इज ए नंबर। तो स्पष्ट रूप से जो विचार मानव का मदद किया वो संख्या ही है, यानी कि संख्या की वजह से मानव का मदद हुआ। यानी कि जैसे जैसे इंसानों की संख्या बढ़ता गया वैसे वैसे उसका मदद होता गया, क्योंकि हर एक इंसान की दिमाग एक जैसे नहीं है। और जैसे जैसे संख्या उसका बढ़ा, अलग अलग लोग आए, उन्होंने अपना दिमाग लगाया और उनका प्रोग्रेस हुआ। समझ में आया गाइस? आगे है, देयर मस्ट हैव बीन ए टाइम। तो एक समय ऐसा रहा होगा व्हेन होमो सेपियंस वाज अ वेरी रेयर सेपियंस। तो होमो सेपियंस उसको कहा जाता है जैसे जब हमारे पूर्वज जंगल में रहा करते थे, उसमें जो बुद्धिजीवी लोग थे उनके साथ जो रहते थे, उस व्यक्ति को आप होमो सेपियंस बोल सकते हैं। तो निश्चित रूप से उस समय उन लोगों की संख्या बहुत कम रही होगी। सबसिस्टिंग प्रिकरियसली इन जंगल्स एंड केव टेरिफाइड ऑफ वाइल्ड बीड्स। तो उस समय वो लोग गुजर बसर करने के लिए, खतरनाक जानवरों से बचने के लिए वो जंगल और गुफाओं में रहते होंगे। समझ में आ गई? हैविंग डिफिकल्टी इन सिक्योरिंग न्यूमरसमेंट, और उनको अपना पोषण इकट्ठा करने में भी काफ़ी परेशानी होती होगी, क्योंकि उस समय उन लोगों के पास कोई हथियार नहीं था, तो अपना पोषण इकट्ठा कैसे करते होंगे? तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा उनको अपना भोजन इकट्ठा करने में। समझ में आ गया गाइस? ओके, आगे देखते हैं। एट दिस पीरियड द बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ हिज ग्रेटर इंटेलिजेंस। तो उस समय यानी कि उस
पीरियड में जो उनका बायोलॉजिकल एडवांटेज था, यानी कि जो जैविक लाभ था, वो था उनका सबसे बड़ा बुद्धि, उनका बुद्धि सबसे बड़ा लाभ था। बट प्रॉब्लम ये था विच वाज अ कैमुलेट, जो संचयी था, बिकॉज इट कुड बी हैंडेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये संचयी लाभ जो है हमको क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक मिलता है। कैसे मिलता है कि जैसे अगर हमने कुछ सीखा तो हमने अपने बच्चों, मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा, वो किसी और को सिखाएगा, तो ये क्या था, ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। लेकिन पहले के लोगों के पास ये चीजें एडवांटेज नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो एक जगह रहते थे, वो कहीं आ जा नहीं सकते थे, आने जाने में उनको प्रॉब्लम था। तो उनका जो ग्रेटर इंटेलिजेंस था, उनका सबसे बड़ा बुद्धि था, वो संचयी था, वो एकत्रित करके वो सिर्फ रखे थे। समझ में आया गाइस? आगे देखते हैं। हैज स्क्रेसली began to overweight the disadvantage of his long efficiency। तो ये क्या था, बड़ी मुश्किल से ये जब चीजें शुरू हुआ होगा, बड़ी मुश्किल से जो चीजें आज हम देख रहे हैं, आज बहुत आसानी से हम मोबाइल यूज कर पा रहे हैं, तो ये हमें बहुत आसान लगता है, लेकिन ये हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा मेहनत है, तब जाकर के ये चीजें हमको मिलता है। और यही चीजें, और एक चीज और प्रॉब्लम ये था ऑफ द लॉन्ग इफिशियंसी, उन लोगों का जो बचपना था वो बहुत लंबे समय का हुआ करता था। अभी क्या है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत तेजी से उनका मानसिक विकास होता है। आप उनके हाथ में मोबाइल दीजिए, लगभग वो जल्द से बहुत उसको ऑपरेट करना सीख लेते हैं। और उनका जो बचपना होता था बहुत लंबे समय तक होता था, यानी कि उनका मानसिक विकास जल्द नहीं हो पाता था। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब मानसिक विकास नहीं होगा तो कोई भी चीज आप उनको बताएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो ये उन लोगों के लिए क्या था, डिसएडवांटेज था, यानी कि ये नुकसान था उन लोगों के लिए। His agility as compared with the monkey, और उन लोगों के पास जो है मंकी की तरह, यानी बंदरों के जैसे चपलता भी नहीं था। बंदर जितने एक्टिव होते हैं उतना एक्टिवनेस भी उन लोगों के पास नहीं था। एंड हीज लेक ऑफ हर्शूट, यानी रोएदार भी नहीं थे, उनके शरीर पे बाल भी नहीं था। प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड, ठंडी से बचने के लिए उनके शरीर पे बाल भी नहीं हुआ करते थे कि वो ठंडी से ज्यादा वो बच सके। इन दोज डेज द नंबर ऑफ मेन मस्ट certainly have been very small, तो उन दिनों निश्चित रूप से मानव का जनसंख्या कम रहा होगा, ये 100% फैक्ट है। The men used to reach throughout the ages, तो उस समय उन्होंने जो मेन यूज किया, यानी कि पूर्ण रूप से जो इस्तेमाल किया गया, men have put their technical skill has been to increase the total population। तो उस समय जो मानव थे उनका क्या काम था, बस गुफा में रहते थे, भोजन करते थे और सोते थे, एंजॉय करते थे। और उन्होंने अपने पूरा टोटल स्किल का उन्होंने सिर्फ आबादी बढ़ाने के लिए उन्होंने लगाया, उन्होंने दूसरा कोई काम नहीं किया। तो आबादी बढ़ा, आज देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ आज पॉपुलेशन पहुँच गया है। उन्होंने अपना टेक्निकल स्किल का यूज किसी दूसरे फील्ड में उन्होंने किया होता तो शायद कहीं ये हमारा जो वर्ल्ड है ये कहीं और होता, ये विश्व कहीं और होता। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना पूरा जो टेक्निकल स्किल है सिर्फ आबादी बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया। आई डो नॉट मीन डैट दिस वॉज द इंटेंशन, तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ऐसा उनका इरादा होगा, ऐसा नहीं है कि उनका इरादा होगा कि चलो कोई काम नहीं है तो आबादी ही बढ़ाते हैं, ऐसा उनका कोई इरादा नहीं होगा। बट दैट इट वॉज, लेकिन ऐसा ही था, इन फैक्ट वास्तव में, इन द इफेक्ट यह प्रभाव था। इफ दिस इज समथिंग टू रिजॉयस इन, अगर यह आनंदित होने का यही मौका है, दिस इज द हैव टू ओकेजन टू रिजॉयस, यही खुश होने का सबसे अच्छा ओकेजन, इससे अच्छा नहीं हो सकता। कौन सा ओकेजन? अगर आबादी ही आनंदित का एक ऑप्शन है, एक मौका है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा मौका कोई और हो सकता है, इससे ज़्यादा अवसर कोई और हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पॉपुलेशन से हम लोग को क्या मिलता है? बहुत ज़्यादा नुकसान ही होता है। ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। समझ में आया गाइस? तो ये कोई रिजॉइस होने का कोई अवसर नहीं है। तो गाइस अब हम लोग पैराग्राफ 3 से पढ़ना शुरू करते हैं।
वी हैव ऑल्सो बिकम इन सर्टेन रिस्पेक्ट प्रोग्रेसली लेस लाइक एनिमल। तो हम लोगों ने निश्चित रूप से कुछ मामलों में जानवरों के जैसा कम विकास किया हुआ है। आई कैन थिंक इन पार्टिकुलर ऑफ टू एस्पेक्ट। तो मैं इसे दो पहलुओं पर सोच सकता हूं। पहला है फर्स्ट डेट एक्वायर्ड एज अपोज टू कंजेनिटल स्किल। तो पहला है आपका अर्जित ज्ञान जो जन्म से ही हमें मिलना शुरू हो जाता है। कोई भी स्किल है हमें जन्म से ही मिलना शुरू हो जाता है। प्ले ए कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग पार्ट इन ह्यूमन लाइफ, जो लगातार किसी भी व्यक्ति के जीवन में वो मिलता रहता है, बढ़ता रहता है। एंड सेकेंडली और दूसरा है डेट एज्यूमिंग मोर एंड मोर डोमिनेट्स इंपल्स, अधिक जोश से ग्रस्त होकर के ढीले हो जाना। इन दोज रिस्पेक्ट वी हैव सर्टेनली बिकम प्रोग्रेसली लेस लाइक एनिमल। तो इन दोनों ही मामलों में हम लोग इंसानों ने निश्चित रूप से जानवरों से कम विकास किया हुआ है। समझ में आया गाइज? चलिए पैराग्राफ 4 है आपका। एज टू हैप्पीनेस, जहां तक खुशी का सवाल है, आई एम नॉट श्योर, मैं सुनिश्चित नहीं हूं। बर्ड्स इट इज ट्रू डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर ऑफ ड्यूरिंग द विंटर। तो चिड़िया जो है ये बातें सत्य है कि ठंड के मौसम में भूखमरी के कारण बहुत ज्यादा संख्या में मर जाती है। इफ दे आर नॉट बर्ड्स ऑफ पैसेज, वो चिड़िया जो भूखमरी के कारण मरती है वो सड़कों वाली चिड़िया नहीं होती है, वो जंगलों वाली चिड़िया होती है। समझ में आ गया गाइज? जैसे जंगल में जो चिड़िया होती है ठंड के मौसम में भूखमरी के कारण बहुत ज्यादा मर जाती है। रोड वाला तो इधर उधर घूम करके वो खा लेगी, सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों को प्रॉब्लम होता है। ओके, बट ड्यूरिंग द समर दे डू नॉट फोरसी द कोस्टारो। लेकिन गर्मी के मौसम में जब गर्मी आता है तो वो आने वाले ठंडी के मौसम में उनके साथ क्या दुर्गति होना है इसका पूर्व अनुमान वो नहीं लगा पाते हैं कि इस बार भी हो सकता है कि पिछली बार जैसा हम लोगों के साथ हुआ था तो आने वाला ठंडी में हम लोगों के साथ ऐसा ही होगा। और रिमेंबर हाउ नीटली इट बी फेल देम इन द प्रीवियस विंटर, और ना ही इस चीज को वो याद करते हैं कि पिछली बार ठंडी में हम लोगों के साथ क्या घटना घटा था। समझ में आ गया? विद ह्यूमन बीइंग द मैटर इज अदरवाइज। लेकिन इंसानों के साथ ऐसा नहीं है। इंसाने वो हर चीज को याद करता है जो उसके साथ घटता है, उसके परिवार के साथ घटता है, उसके रिलेशन वालों के साथ घटता है, वो सभी चीजों को वो याद रखता है। आई डाउट, मुझे संदेह है, वेदर द परसेंटेज ऑफ बर्ड, तो चिड़ियों का जो प्रतिशत है डेट हैव डाइड ऑफ हंगर ड्यूरिंग द प्रेजेंट विंटर। तो ठंडी के मौसम में भूखमरी के कारण जो मरे थे वर्तमान ठंडी में, यानी कि 1946-1947 की बात हो रही है, तो वर्तमान ठंडी में भूखमरी के कारण जो चिड़िया मरी थी इज एज ग्रेट एज द परसेंटेज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, यानी कि जितना इंसान मरे थे उसी सन में उससे उनकी संख्या ज्यादा थी चिड़ियों का। डेट विल हैव डाइड फ्रॉम दिस कॉज इन इंडिया एंड सेंट्रल यूरोप। और उसी कारण वही था, भूखमरी के ही कारण लोग मरे थे भारत में और मध्य यूरोप में। कारण वही था भूखमरी। ड्यूरिंग द सेम पीरियड ऑफ एंग्जाइटी, सेम पीरियड उसी सन में वो लोग मरे थे। किसके कारण और मरे थे? तो चिंतित होकर के मरे थे। एंड सराउंडेड, उससे लोग घिरे हुए थे। कहने का मतलब यह है कि उसी सन में भारत में और यूरोप में ज्यादा लोग मरे थे। लेकिन ज्यादा लोग और क्यों मर गए? वो चिंतित होकर के मर गए, क्योंकि उनके पास जो प्रॉब्लम आते हैं वो उन्हीं का प्रॉब्लम नहीं आता है। देखिए, सराउंडेड बाई द करस्पॉन्डिंग एंग्जाइटी ऑफ नेबर, तो वो उन्हीं चीजों से वो लोग घिरे रहते हैं। अपने पड़ोसी का क्या प्रॉब्लम है, उनके रिलेशन वालों का क्या प्रॉब्लम है, उनके हित परित का क्या हुआ, दोस्त उनका कैसा हुआ, ये सभी चीजों का चिंता उनको सताए रहता है। तो इस चीजों को लेकर के ज्यादा ग्रस्त होकर के ज्यादा लोग मरे थे। समझ में आ गया गाइस? लेकिन चिड़ियों के साथ ऐसा कुछ नहीं था। आगे देखिए, वी सफर नॉट ओनली द इविल दैट एक्चुअली बिफेल अस, तो हम उन चीजों से ही सिर्फ ग्रस्त नहीं होते हैं जो हमारे पास आती है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास प्रॉब्लम आता है हम उसी चीजों को लेकर के परेशान होते हैं। बट वी ऑल दोज दैट आवर इंटेलिजेंस टेल अस वी हैव रीजन टू फेयर,
तो हम उन सभी चीजों से हमें डर लगता है, उन सभी कारणों से हमें डर लगता है जो हमारी बुद्धि बताती है। हमारी बुद्धि बताती है कि अरे हमारे रिलेशन वाला पता नहीं खाया कि नहीं खाया। ये भी एक डर है, ये भी एक फियर है। हमारे दोस्त खाया कि नहीं खाया, हमारे घर वाले खाए कि नहीं खाए, ये सभी हमारी बुद्धि में आती है, हमारी बुद्धि हमें बताती है, और ये भी डर के वजह से ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। द कर्बिंग ऑफ इम्पल्स टू विच वी आर लेड बाई फोर्थ एवर्ड फिजिकल डिसेस्टर। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इन सभी आपदा को, जो हमारे शारीरिक आपदा आता है, इन सभी आपदा को पूर्व विचार करके इसे हम टाल देते हैं। एट द कॉस्ट ऑफ वरी एंड ए जनरल लैक ऑफ जॉय। थोड़ी सी खुशी के लिए, सामान्य खुशी के लिए इन सभी चीजों को हम लोग टाल देते हैं। ज्यादा दिन तक ये खुशी नहीं रहती है। आई डू नॉट थिंक दैट द लर्न मेन एंड अकाउंटेंस। तो मुझे नहीं लगता कि मेरा ऐसा कोई परिचित होगा, मेरा ऐसा जानने वाला, मतलब मेरे पहचान का कोई ऐसा व्यक्ति होगा, इवन व्हेन दे एंजॉय अ सिक्योर इनकम, जो वो एकदम सुरक्षित इनकम से वो सबसे ज्यादा खुश रहता होगा। मेरे राइटर कह रहे हैं कि मेरे पहचान का एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनका इनकम सिक्योर है, मतलब कह सकते हैं कि उनका सरकारी नौकरी है, लगातार इनकम आ रहा है और वो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आर एज हैप्पी एज द माइस दैट ईट इन द क्रम्स फ्रॉम देयर टेबल्स while the erudite gentleman snores। तो वो लोग वैसे ही खुश रहते हैं जैसे टेबल पे पड़ा एक रोटी के टुकड़े को खा करके चूहा खुश रहता है। चूहा को देखा आपने? आप कहीं रोटी का टुकड़ा पड़ जाए, वो आएगा, खाएगा और वहां से भागेगा। तो ये लोग उतना ही खुश रहते हैं। जबकि जो सज्जन पुरुष जो होता है, जो विद्वान होता है, वो आराम से झपकी लेता रहता है, नींद लेता रहता है, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन दिस रिस्पेक्ट, यानी कि इस मामलों में, देयरफॉर आई एम नॉट कन्विक्ट दैट देयर हैज बीन एनी प्रोग्रेस एट ऑल। तो मुझे नहीं लगता, मुझे यकीन नहीं है कि इस मामले में कोई विकास किया गया है। समझ में आया गाइज? तो गाइज आज बस मैं आप लोगों को पैराग्राफ 4 तक ही पढ़ा करके रहने दे रहा हूं। गाइज अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि मैंने पूरा अपना स्किल लगा दिया है आपको इस चैप्टर को समझाने में, तो प्लीज हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक लाइक हौसला बढ़ाता है और मुझे बहुत मन करता है कि आप लोगों को दिल से पढ़ाऊं। सो गाइज इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।